सो गाइस, तो आज हमारा स्टार्ट होने वाला है डी एंड एफ ब्लॉक, है ना। तो ये डी ब्लॉक का मैंने आपके साथ शेयर किया था फिगर, है ना। स्कैन 3D सीरीज का स्कैंटियम से लेके जिंक तक, है ना। 4D सीरीज है हमारा यट्रियम से लेके कैंडियम तक, है ना। 5D है, 6D है ना। ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। बेसिकली आपको याद करना है 3D वाले। 3D वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। स्कैंटियम, टाइटेनियम, रेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये एलिमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना। ठीक है। फिर प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, कैडमियम है, मरकरी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना आप लोग, है ना। ओके। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, ए ब्लॉक 4D सीरीज जो होगा हमारा आगे, जो ए ब्लॉक पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं ना, तो आगे पढ़ेंगे हम लोग ए ब्लॉक। तो ए ब्लॉक है बेसिकली यहाँ पे पाया जाता है। 5D में ही रहेगा वो, है ना। 5D में ही पाया जाता है वो, 5D सीरीज में ही। बट उसको हम लोग, उसका अगर देखो यहाँ पे 57 दिख रहा है सबको, ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे 57 है ना। तो 58 से 71 तक ए ब्लॉक में आते हैं। 58 से लेके 58 से लेके 71 तक ए ब्लॉक में आते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, है ना। ये क्या यहाँ आते हैं ए ब्लॉक में, है ना। सिमिलरली 60 में भी यहाँ पे क्या दिख रहा है, 89 है ना। तो 90 से लेके 103 तक, कहाँ से, 90 देखो, 90 से लेके 103 तक, थोरियम से लोरेशियम, है ना। सीरियम से लेके लूटेट पे। ठीक है, ये सभी क्या है ब्लॉक, ये भी क्या है हमारे एफ ब्लॉक के हैं। ओके। तो एफ ब्लॉक जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे हम देख लेंगे इसका भी, है ना। तो अभी आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे डी ब्लॉक, डी ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग एफ ब्लॉक की तरफ मूव करेंगे, है ना। तो डी ब्लॉक में ज्यादा पढ़ना है, एफ ब्लॉक में कम पढ़ना है ना। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखना आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्लास अपना, है ना। देखो, फर्स्ट जो होगा हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो होगा डी ब्लॉक एलिमेंट का, ये क्या है, ये हमारा है आउटर। ये जो कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है जो मैंने लिखा हूं यहाँ पे, ये क्या है, आउटर कॉन्फ़िगरेशन है ना। आउटर सेल, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो लिखा हुआ है ना। जैसे डी जो है हमारा, डी जो है 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे एस क्या है, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कॉन्फ़िगरेशन याद रखना, है ना। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सा है, जनरल, जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक, जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के लिए ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। ओके। और डी जो है यहाँ पे क्या है, इनर डी ऑर्बिटल है। क्या है हमारा ये डी, इनर ऑर्बिटल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये अंदर आ रहा है ना। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एनर्जी लेवल क्या होगा, कम ही होगा ना। अगर एन यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे एन कितना होगा, 3 होगा। तो इनर हो गया ना ये, ठीक है। तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो है आपको ध्यान रखना होगा, याद करना होगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नीट में, है ना। आपसे बोले गया कि ये बताओ, गिवन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनमें से कौन सा डी ब्लॉक का है। अगर आपको याद है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, है ना। ठीक है। ओके गाइस, आगे चले अपन, है ना। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप सभी लोग याद रखना, है ना। अगर किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट हो, आप अपने आप को उसी समय अनम्यूट कर लेना, है ना। ठीक है एवरीवन, आगे चले अपन, है ना। ओके, किसी को डाउट है ना, नो डाउट। अब देखो, अब देखो, डी ब्लॉक जो हमारा 3D है, 3D 4D 5D देखेंगे अपन, है ना। देखो 3D में कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट है हमारा कौन सा, स्कैंटियम है ना। फर्स्ट क्या है हमारा, स्कैंटियम। फिर टाइटेनियम, रेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, है ना। इसका एटॉमिक नंबर लिखा है, जेड क्या है हमारा यहाँ पे, जेड यहाँ पे क्या है बोलो। ये ध्यान रखना, जेड हमारा यहाँ पे है एटॉमिक नंबर, लिखो सभी लोग। जेड हमारा क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, है ना। और यहाँ पे 4s क्या है, और 3D क्या है, ये 2 और 1 क्या है, इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे 3D में और 4s में। 4s सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो लिखा हुआ है 2, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो लिखा हुआ है 1। ये आउटर मोस्ट सेल है, बाहर का। अंदर का कैसे दिखेगा, देखो यहाँ पे, एक मैं स्कैंटियम का लिख के दिखा रहा हूँ आप लोग को, है ना। स्कैंटियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी लोग लिखना, Sc
है ना। एससी का एटॉमिक नंबर कितना होता है 21। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो डिटेल में, है ना, स्टार्टिंग से 1s2 2s2 सभी लोग लिखो एवरीवन। क्या होगा, बोलो, एनीवन। 1s2 होगा, फिर आपका क्या आएगा 2s2 2p6, है ना, 3s2, बोलो, 3s2 3p6, है ना, 4s2 कितना आएगा, बोलो, 4s2 3d1। ठीक है, क्या गया हमारा 3d1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, स्कैंटियम का। और यहाँ से यहाँ के बीच में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है, आर्गन का। किसका होता है, आर्गन का। तो हम लोग स्कैंटियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं बताओ। स्कैंटियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग कैसे लिख लोगे। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना अपन, अगर ये ऑर्गन का है पूरा इतना, तो हम लोग लिख सकते हैं स्कैंटियम 21 का हो जाएगा आर्गन 4s2 3d1। तो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना दोनों कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होना चाहिए, है ना। ठीक है, एटलीस्ट थ्री डी का तो पता होना चाहिए, थ्री डी का तो पता ही होना चाहिए। ठीक है। है ना, तो जैसे यहाँ पे डी, एस क्या है, एस ऑलरेडी फील्ड है यहाँ पे, 4s जो है हमारा यहाँ पे ऑलरेडी फील्ड है। फील्ड क्या करना है, डी को। तो बस धीरे धीरे फील्ड करते चले जाओ आप, है ना। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन कौन कौन से है, देखो डी, स्कैंडियम एक है, टाइटेनियम में टू है, दो इलेक्ट्रॉन है, वेनेडियम तीन, क्रोमियम में पांच। एक्सेप्शन जो है उसको मैंने स्टार मार्क कर रखा है, देखो क्रोमियम क्या है हमारा, एक्सेप्शन है। क्रोमियम क्या है हमारा, एक्सेप्शन, ये याद रखना आप सभी लोग, एवरीवन, भूलना नहीं, ठीक है। क्रोमियम क्या है हमारा, एक्सेप्शन। जो भी जिस एलिमेंट पे एक स्टार मार्क मारा है वो सभी क्या है, एक्सेप्शन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे एक्सेप्शन होगा। यहाँ पे देखो, एस में कितने इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए थी, दो, बट यहाँ पे कितनी है, वन। यहाँ पे कितनी है क्रोमियम में, सभी लोग देखो वन है ना। तो ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, क्रोमियम, बाकी चीज सेम है। और कॉपर में देखो यहाँ पे वन है। तो ये दोनों एक्सेप्शन है, याद रखना, है ना। क्रोमियम एंड कॉपर आर एक्सेप्शन इन 3D। ठीक है, ये दोनों आप सभी लोग याद रखना। 4s में वन वन इलेक्ट्रॉन होता है क्रोमियम और कॉपर में। ठीक है, क्लियर है सबको, आगे चले, है ना। तो आप लोग ध्यान रखना, क्रोमियम और कॉपर में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। ठीक है। अब बताओ किसी को कोई डाउट है, एनीवन, इसमें 3D में कोई डाउट है, 3D में किसी को कुछ भी डाउट है। यस, ग्रेट। हाँ, प्रिया यू आर राइट, है ना। ठीक है, ओके ओके। अब देखो आप लोग, कॉपर में क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉपर में अपन यहाँ पे 3D5 कर देंगे और 4s1 कर देंगे, याद है, ठीक है। को- है ना। कॉपर में क्या कर देंगे, 3D10 4s1, एस में 1 कर देना। क्रोमियम में क्या करोगे, 3D डी को 5 कर देना और एस को 1 दे देना, है ना। ये एक्सेप्शन स्टार वाले। नेक्स्ट चलते हैं हम 4D में। ठीक है, देखो 4D में टॉपिक नंबर कहाँ से हो रहा है स्टार्ट हमारा, 39 से, है ना। ठीक है, 39 से अपना स्टार्ट हो रहा है, 39 40 से लेके 48 तक, है ना। और यहाँ पे एक्सेप्शन कुछ ज्यादा ही है ना। ठीक है, ये सभी लोग ध्यान रखना, ये वाले जितने भी स्टार मार्क है ना सभी एक्सेप्शन ही टाइप के हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये सभी, ये सभी आप लोग ध्यान रखना, है ना। ध्यान रखना क्या है, आउटर में, आउटर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन फील हो रहे हैं, बस वही ध्यान रखना है। जैसे आप देखो एनबी में क्या है, एनबी में एस में कितने आ रहे हैं, वन। मोलिडेलम में, एमओ में कितने आ रहे हैं, वन। टीसी में देखो वन, रुथेनियम, है ना, ये सब में कितने आ रहा है, वन आ रहा है। इसमें देखो जीरो आ गया, और इसमें वन आ रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए, लास्ट जो है 5s में वन या जीरो जा रहा है, जाना तो चाहिए था टू, बट जा रहा है वन वन, है ना। ये सभी क्यों हो रहा है, ड्यू टू द स्टेबिलिटी, है ना। ये सभी क्यों हो रहा है, स्टेबिलिटी के लिए। कुछ बोलोगे कि हाफ फील्ड के लिए, कुछ बोलोगे कि फुल फील्ड के लिए, है ना। कभी कभी देखा गया है कि n-1d और ns के बीच में एनर्जी लेवल काफी कम हो जाता है ना। ये भी बहुत सारे रीजन है। तो बस आपको याद रखना है कि इन सभी के जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, एक्सेप्शन टाइप के हैं, जनरल ट्रेंड पे नहीं है। तो मैं इसका फर्स्ट का लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका,
वाई क्या, वाई का एटॉमिक नंबर कितना है हमारा बताओ? 39। वाई है क्या यहाँ पे? वाई है क्या यहाँ पे? वाइट्रियम। वाइट्रियम। ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं लिख रहा हूँ, है ना? बाकी सबका वैसे ही लिख लोगे, हटा के इलेक्ट्रॉन कम बेसी, है ना, प्लस और माइनस करके, है ना? देखो, ये ट्रियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 39 है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, है ना? 4s2, 3d 10। कितना हो गया इलेक्ट्रॉन बताओ? 3d 10, है ना? 3d 10 हो गया तो आएगा अपना हमारा 3d 10, 4s2। लिखो सभी लोग, अब यहाँ से क्या आ जाएगा? 4s2 आ जाएगा, 4p6, है ना? कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ तक? एवरीवन काउंट कितना हुआ? 10, 12, 18, 20, 30, 38 हुआ, है ना? 38 हो गया, ठीक है। कितना हुआ? 38 हुआ ना? कितना हुआ? 5, 4, हाँ, फिर आएगा 5s2 और 4d1, है ना? यही आएगा ना? बोलो, सर। है ना? कितना हुआ? 10, 12, 18, 20, 30। हाँ, ठीक है, 39 हो गया, है ना? ठीक है। ओके। अब देखो आप लोग, तो यहाँ पे जो ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बताओ? क्रिप्टन का। वाह, ग्रेट। किसका? ये क्रिप्टन का होता है ना? ये किसकी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? क्रिप्टन का। तो ये जो है आप ऐसे ना लिख के शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना? शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे अपन? KR। क्रिप्टन 5s2 4d1। यस, 41, ग्रेट, है ना? ऐसे भी ध्यान रखना आप लोग, है ना? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं और आएंगे भी। ये ना सोचो सर ये तो बच्चों वाली है। बच्चों वाली है लेकिन इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना? ठीक है, फाइन। और एक्सेप्शन वाला ध्यान है, जहाँ 5s, जैसे एनबी में क्या है, एनबी में 1 इलेक्ट्रॉन कर दोगे और डी में 4 कर दोगे, है ना? ध्यान रखना ये सब, ये ध्यान ही रखना पड़ेगा, है ना? फिर बोलोगे सर ऐसा कुछ बताओ जिससे याद हो जाए। इसका याद करना यही है कि आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना? और कोई चॉइस है नहीं, है ना? ये ध्यान ही रखना पड़ेगा, है ना? 2-3 बार अगर आप लिख लोगे ना, तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। और अगर याद हो गई तो आपके लिए इजी हो गया, है ना? इनऑर्गेनिक ध्यान रखना सभी लोग, अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, है ना, क्लास नोट्स और एनसीईआरटी और जो मैं शेयर कर रहा हूँ, अच्छा, जो मैं शेयर करता हूँ सभी लोग सॉल्व कर रहे हो ना उस क्वेश्चन को? उसके अलावा और भी क्वेश्चन सॉल्व ना करो आप लोग, है ना? क्योंकि टॉपिक वाइज एटलीस्ट 40, अराउंड 40 क्वेश्चन जा रहा है ना? आज मैं भेजूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे और प्रॉपर्टीज पे भी, तो देखोगे अराउंड 40 to 50 क्वेश्चन जा रहा है एक टॉपिक से, एक पर्टिकुलर टॉपिक से। तो जो नोट्स मैं भेज रहा हूँ ना आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए, वही सॉल्व करो और एनसीईआरटी, ठीक है? अगर उसके अलावा टाइम मिलता है तब प्रीवियस ईयर में जाओगे, वैसे भी मैं बहुत सारा प्रीवियस ईयर वहाँ पे डाल दिया हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ ज़्यादा है, कुछ नहीं डाला हुआ है, तो आप प्रीवियस ईयर फॉलो कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं, है ना? ठीक है, इधर उधर नहीं। ओके। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप देखोगे 50 क्वेश्चन के अराउंड मैं भेजूंगा आपको, है ना आज? अब फिजिकल प्रॉपर्टी में अराउंड 60 क्वेश्चन जाएगा, वहाँ पे मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जाएगा, कलर जाएगा, बहुत सारी चीज जाएंगे, साइज, है ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना? तो उस पे अगर 50 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो उसके अलावा टाइम मिलेगा तब तो करोगे इधर उधर का, है ना? तो जो मैं भेज रहा हूँ उसको आप पहले करना, है ना? ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ, वो आप जब सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, है ना? ठीक है। ओके गाइस, आगे चले। और एनसीईआरटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ब्लॉक केमिस्ट्री, ठीक है? अगर एनसीईआरटी याद हो गया तो इनऑर्गेनिक में फुल आएंगे आपके, फुल में फुल, ये ध्यान रखना। और कुछ भी नहीं, एनसीईआरटी छोड़ के और कुछ मत आप लोग ध्यान देना, इधर उधर ना, है ना? है ना? ठीक है। हाँ जो भैया, उसमें ना कुछ प्रीवियस ईयर के भी रहते हैं, लास्ट में मैं प्रीवियस ईयर भी डालता हूँ, है ना? आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा 2000 में आया हुआ है,
नीट में आया हुआ है, जेई में आया हुआ है, मेंस में, है ना, मेंस वाले क्वेश्चन डालता हूँ, मेंस और नीट, है ना। तो पहले नोट्स, क्लास, क्लास के बाद नोट्स, नोट्स के बाद जो प्रीवियस जो मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन बस। और एनसीईआरटी तो बाइबल है, एनसीईआरटी सबको फॉलो करना होगा, है ना। ठीक है, नीट में तो एनसीईआरटी से आएंगे ही, इसमें कोई अदर ऑप्शन नहीं है ना। ठीक है। और कोई बुक फॉलो ना ही करो आप लोग, है ना, क्योंकि रिवाइज नहीं कर पाओगे आप लोग फिर से, क्योंकि ये चीजें को फिर से रिवाइज भी करनी होगी, ऐसे थोड़ी आप पढ़ते चले गए। ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, ऐसा है थोड़ी कि आप पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते चले गए, और याद भी तो होनी चाहिए ना, है ना। ठीक है। तो ध्यान रखना, जितना पढ़ो उतना रिवाइज करने की एबिलिटी हो, है ना। तो नोट्स हो गया, अपना प्रीवियस ईयर हो गया, अपना एनसीईआरटी हो गया, बस एनफ है। ठीक है। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन भेज रहा हूँ उसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन होते हैं, लास्ट में देखना वहां पे। ठीक है, लिखा रहता है ईयर, जेई, जेई मेंस के और नीट के रहते हैं, है ना। ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखो आप 5D में, 5D का एटॉमिक नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 57 से, है ना। यहाँ पे केवल दो ही है एक्सेप्शन, प्लेटिनम है और अपना गोल्ड है, ठीक है। ठीक है। तो एक का मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो ध्यान रखना, जो एक्सेप्शन है वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, वन, वन एंड वन, ये ध्यान रखना सभी लोग, है ना। ठीक है। ओके गाइज, किसी को डाउट तो नहीं है ना, है ना, ध्यान रखना। देखो, एक का मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देता हूँ, है ना। एल का एटॉमिक नंबर कितना है, 57, है ना। कितना है, 57। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो सभी लोग, क्या होगा, एवरी वन, 57, है ना। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, है ना। 3d10 के बाद आएगा 5s2, 5p6, है ना। फिर क्या आएगा, 5p6 के बाद क्या आएगा बताओ, 5d1 एंड 6s2। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। तो यहाँ से यहाँ के बीच में ये क्या है बताओ। Xenon. यस, जेनॉन बोलते हैं इसको, किसको क्या बोलेंगे, जेनॉन। ठीक है। अगर ये चीजें याद हैं तो आपके लिए एक ब्लॉक केमिस्ट्री सबसे इजी हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया इसका, जीनॉन, Xenon 5D1 6s2. या ग्रेट, 5d1 एंड 6s2, यस, है ना। बाकी सबका लिख लोगे ना, है ना, सेम है, हटाते जाओ, Yes, sir. है ना। बाकी सबका क्या करना है, अपन लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बची हुई है यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में, इसमें चेंज करते जाओ, समझ रहे हो ना सबका। ये लास्ट वाले लिखे हुए हैं सबके, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी, है ना। बाकी सबका लिख लोगे आप लोग आराम से, है ना। ये याद होना चाहिए, एक एक, एक एक याद रहेंगे तो आप बाकी सबका आराम से कर लोगे, है ना। ये लास्ट वाले, लास्ट वाले में क्या चेंज करना है, डी में इलेक्ट्रॉन और एस में इलेक्ट्रॉन। एस में इलेक्ट्रॉन कब चेंज होगा, जब एक्सेप्शन आएंगे, है ना, याद रखना। एस में उसी समय चेंज होगा जब एक्सेप्शन आ रहे होंगे, ध्यान रखना। कहीं पे भी देख लो एस में ही चेंज होगा, एस में चेंज होगा तो बाय डिफॉल्ट डी में भी चेंज तो होना ही होना है ना। ठीक है। ओके। ये डन हो गया हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ, ठीक है। ठीक है। और ये चेंजिंग जो भी एक्सेप्शन आता है, इसमें देखा गया है कि फाइव, हाफ फिल और फुली फिल जो होते हैं ना, वो ज्यादा स्टेबल के चलते ये चीजें आती हैं, एक्सेप्शन होता है ना। ठीक है। आगे चले हम लोग। अब देखो कुछ प्रॉपर्टी है सिंपल सा, जैसे जितने भी मेटल होते हैं ना यहाँ पे, जैसे कुछ यहाँ पे हमारा जो है डी ब्लॉक में, लिख लो, इन द डी ब्लॉक, इन द डी ब्लॉक क्या क्या होता है, ऑल आर मेटल, सभी क्या होते हैं, मेटल होते हैं यहाँ पे, है ना। जितने भी डी ब्लॉक में होते हैं सभी मेटल होते हैं, ध्यान रखना, है ना। और यहाँ पे कुछ क्वाइंस मेटल भी बोलते हैं, क्वाइंस मेटल मीन्स, बोलो, क्वाइंस मेटल का मतलब क्या है यहाँ पे बताओ, एनीवन। क्वाइंस मेटल का मतलब किसी को आइडिया है, क्वाइंस मेटल क्यों बोलते हैं, एनीवन।
हाँ, क्वाइन फॉर्म, ग्रेट। ठीक है, क्वाइन मेटल मीन्स ऐसा मेटल जो जिनसे हम लोग क्वाइन बनाते थे, पैसे, है ना। ठीक है, क्या बनाते थे अपन, पैसे बनाते थे स्टार्टिंग में, जब का बहुत साल, 2 साल, 2.5 साल पहले। स्टार्टिंग में इन्हें कॉइन्स बनाने के लिए यूज होता था, तो तब से नाम पड़ गया। हम्म। हम्म। तो स्टार्टिंग में मतलब 4 साल, 400 साल पहले पहले गोल्ड यूज होता था, है ना। फिर अपन सिल्वर पे आ गए। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपन कॉपर पे आ गए। अब हम लोग किस पे आए हैं, है ना। अब तो हम लोग एल्युमिनियम भी यूज कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो जब एंशियंट टाइम पे हम लोग जो सिक्का यूज होता था उस समय, क्वाइन जो यूज होता थे वो गोल्ड सिल्वर का यूज करते थे हम लोग, है ना। यस। यस, है ना। है ना, तो क्वाइन जो यूज होता था उस समय यही मेटल का यूज करते थे। क्यों 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 यूज करते थे, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है, लेस होती है ना। इसलिए अपन यूज करते थे इसको, है ना। ओके। तो क्वाइन मेटल अगर आपसे कोई पूछे तो ध्यान रखना, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। पता नहीं, नीट में पूछा जा सकता है ना, कुछ भी पूछ सकता है ना। कुछ की, है ना, क्योंकि ये प्रेजेंट है डी ब्लॉक में, तो पूछ सकता है ना। ठीक है। ओके। ओके। देखो, नोबल गैस मेटल कौन कौन से हैं डी ब्लॉक में, बताओ। नोबल गैस का मतलब नॉन रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव मेटल कौन कौन से हैं, बताओ। नोबल गैस टाइटेनियम और एग्जाम्पल में लिख लो कौन कौन से है, याद रखना आप लोग। कॉपर लेस रिएक्टिव माना गया था। दूसरा हमारा एजी है, सिल्वर है, गोल्ड है, लेस रिएक्टिव थे ना ये। प्लेटिनम हुआ, मरकरी हुआ, ये सभी क्या थे, लेस रिएक्टिव थे, इसलिए इन्हें हम लोग नोबल मेटल भी बोलते हैं, है ना। नोबल मेटल मीन्स लेस रिएक्टिव, ऐसा नहीं है कि नॉन रिएक्टिव, पूरा ही रिएक्टिव नहीं थे, बहुत कम माइनर रिएक्ट करते थे, है ना। ओके, तो एग्जांपल है, याद रखना, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी, है ना। अब मूव करते हैं ट्रांजिशन मेटल। तो ट्रांजिशन मेटल क्या होता था, बताओ। ट्रांजिशन मेटल हम लोग किसे बोलते थे, एनीवन। सर जो उनका पार्शली फील्ड डी ऑर्बिटल होते होते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। हाँ, याद रखना, ट्रांजिशन मेटल उसे बोलते हैं अपन जहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो डी ऑर्बिटल में। ठीक है, क्या हो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन मीन्स पेयर्ड नहीं होनी चाहिए, है ना। कोई एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाए, काम खत्म। या कोई ऐसा डी ऑर्बिटल हो जाए जहाँ खाली हो, इनकम्प्लीट हो, फील्ड ना हो पूरी तरीके से, है ना। ठीक है, या तो अनपेयर्ड हो या तो फुल्ली फील्ड ना हो। तो ध्यान का रखना है, इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल मीन्स डी ऑर्बिटल जो हो हमारा फील्ड नहीं हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते थे, ट्रांजिशन मेटल। तो डी ब्लॉक में सारे क्या है, ट्रांजिशन मेटल ही है, एक्सेप्ट कौन कौन से, याद रखना। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट रिगार्डेड एज ए ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल नहीं होते हैं ये, याद रखना आप लोग, है ना। ये ट्रांजिशन मेटल क्यों नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे फील्ड होता है ऑर्बिटल डी, D10 होता है यहाँ पे, D10। ठीक है, सभी के D10 ही होता है, D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए ये जिंक, कैडमियम, मरकरी को क्या मानते हैं हम लोग, नॉन ट्रांजिशन मेटल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑर्बिटल नहीं है, कौन सी, डी ऑर्बिटल, सभी फील्ड है ना। इसलिए इसे हम लोग ट्रांजिशन मेटल में कंसीडर नहीं करते हैं, है ना। अगर क्वेश्चन में लिखा रहा है ट्रांजिशन मेटल, तो ध्यान रखना इन तीनों को हटा देना पहले, उसके बाद चेक करना। क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था जेई मेन में या नीट में, कि कौन सा ऐसा मेटल है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, ट्रांजिशन मेटल। तो उसका आंसर था स्कैंटियम। इसका भी फिक्स रहता है, जिंक का भी 2 ही होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान रखना कौन सा मेटल बोल रहा है। सिंपल मेटल बोल रहा है तो फिर तो ये भी आ जाएगा। अगर ट्रांजिशन बोल दिया कि केवल न केवल, तो स्कैंटियम का जो है ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है ना। आगे देखेंगे हम लोग, है ना। ठीक है। ओके, याद रखना, जिंक, कैडमियम, मरकरी क्या है, नॉन ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल नहीं है। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, D10 फील्ड है यहाँ पे, हमारी D10 क्या है, फील्ड है ना। D10 आर फील्ड, ओके। फाइन, अब हम चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिंक, कैडमियम, मरकरी, या क्या है कि ये इसका प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे तो सिमिलर होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल से, बस ध्यान रखना, है ना। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है।
जिंक कैडमियम मरकरी का जो प्रॉपर्टी देखा गया है वो सिमिलर होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल मीन्स ग्रुप टू से। ये क्या है हमारा ग्रुप टू, ग्रुप टू से सिमिलर देखा गया है ना। ठीक है, ओके। देखो जनरली जो डी ब्लॉक के मेटल होते हैं ना उनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, आगे देखेंगे हम लोग क्यों होती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है मेटालिक बॉन्डिंग होता है ना। तो मेटालिक बॉन्डिंग होने होने से क्या हो जाती है, उनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ने से हमारी मेटालिक बॉन्डिंग क्या हो जाती है, बढ़ती है। क्यों, जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही डी लोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन का, और ज्यादा डी डी लोकलाइजेशन होने से मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। तो आगे देखेंगे हम लोग, ध्यान रखना। डी ब्लॉक जो होगा ज्यादातर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है इसका, अगर आप कंपेयर करो दूसरे से, ग्रुप वन ग्रुप टू से, है ना। बट एक्सेप्शन जैसे यहाँ पे ये देख, ध्यान रखना, ये वोलाटाइल मेटल होता है, ये इनका जो मेल्टिंग पॉइंट जो है मीन्स बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा यहाँ पे, है ना। जिंक कैडमियम मरकरी क्या होते हैं, ये वोलाटाइल मेटल माने गए हैं। क्यों, इनकी बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होती है ना। ये ध्यान रखना, ओके। आगे चले हम लोग। ओके, किसी को डाउट तो नहीं है, ये सारी चीजें याद ही करनी पड़ेगी, है ना। ओके, ओके गाइस, आगे चले अपन, है ना। यस सर। अब देखो स्क्रीन इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट तो ये बेसिक बातें हैं। क्या है, देखो स्क्रीन इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि जो अट्रैक्शन था न्यूक्लियस, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना होगा है ना। देखो स्ट्रक्चर से बता रहे हैं, यहाँ पे देखना सभी लोग, जैसे यहाँ पे बना हुआ है ना, तो जो मिडिल में है, जो अपना ये जो मिडिल में है ये क्या है, अपना न्यूक्लियस है। ये जो है सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस में है। तो जो अट्रैक्शन इसके बीच में हो रहा है ना, और इसके इसके बीच में भी हो रहा होगा, न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज है ये, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव है ना। ये क्या हो रहा है, हमारा अट्रैक्शन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, हमारा अट्रैक्शन किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, है ना। ये हमारा अट्रैक्शन हो रहा है। बट अगर आप ध्यान से दो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी तो है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे रिपल्सन भी तो हो रहा होगा दोनों में, है ना। सेम चार्ज के चलते तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्सन भी दोनों में, दोनों में क्या हो रहा है, रिपल्सन भी हो रहा है ना। ठीक है, रिपल्सन भी हो रहा है यहाँ पे, है ना। ओके, तो रिपल्सन होने के चलते क्या अट्रैक्शन ज्यादा है या रिपल्सन ज्यादा है, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है या रिपल्सन। रिपल्शन ज्यादा हुआ क्योंकि अट्रैक्शन कम हुआ हाँ, क्योंकि वो लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से थोड़े दूर हैं, तो कम अट्रैक्शन होगा और रिपल्शन ज्यादा होगा। हम्म। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इनर वाले, ये सभी क्या है, इनर ऑर्बिटल, इनर सेल जो है, इनर वाले इनर इलेक्ट्रॉन जो है, ये क्या करते हैं, सील्डिंग करते हैं, सील कर देते हैं, रोक देते हैं। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन था उसको ये सील्ड करते हैं, रोक देते हैं, छिपा देते हैं। और आप बोल सकते हो कि इतना ज्यादा जो अट्रैक्शन पहले होना चाहिए था स्ट्रॉन्ग, वैसा अट्रैक्शन नहीं होता है। कैसा अट्रैक्शन हो जाता है, वीक। क्यों होता है, क्योंकि इनर और इलेक्ट्रॉन जो है सील्ड कर देते हैं, सील्डिंग करते हैं, इसी को सील्डिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, रिपल्सन जो है, रिपल्सन ज्यादा होता है यहाँ पे, रिपल्सन ज्यादा हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, रिपल्सन हाई। रिपल्सन कैसा हो जाता है, हाई। अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम। अट्रैक्शन कम क्यों हो रहा है, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन जो है हमारे यहाँ पे शील्डिंग प्रोवाइड कर रहा है, शील्ड करता है न्यूक्लियस को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, और रिपल्सन भी यहाँ पे हो रहा है, तो अट्रैक्शन कम हो जाता है ना। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, शील्डिंग। जो अट्रैक्शन जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कम हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शील्डिंग। ठीक है, ओके गाइस, क्लियर हो गया सबको, वही यहाँ पे लिखा हुआ है ना। स्क्रीनिंग इफेक्ट इज वेयर द अट्रैक्शन फोर्स बाय द न्यूक्लियस बिकम वीकर। अट्रैक्शन देखो लिखा हुआ है अभी यहाँ पे, है ना। अट्रैक्शन फोर्स जो है वीक हो जाता है ना। ठीक है, रिपल्सन से, है ना। ध्यान रखना, ओके। क्यों हो रहा है, क्योंकि रिपल्सन भी फोर्स भी तो लग रहा है ना यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, है ना। बस ध्यान रखना, सील्डिंग इफेक्ट उसे बोलते हैं कि इनर इलेक्ट्रॉन जो है सील्ड कर देता है आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से। ठीक है, तो अट्रैक्शन कम हो जाता है, अट्रैक्शन कम होने के चलते यहाँ पे सील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होती है। तो ऑर्डर याद रखना, सील्डिंग इफेक्ट अगर आप कंपेयर करो एस पी और डी डी में, तो ऑर्डर क्या होता है बोलो,
एस का ज्यादा शिल्डिंग होता है, पी का, फिर डी का, फिर एफ का। ये शिल्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर है ना। ठीक है, ऑर्डर किसका है? ऑर्डर ऑफ शिल्डिंग, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया सबको, है ना? ऑर्डर ऑफ शिल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। एस का ज्यादा शिल्डिंग होगा, क्यों? ये न्यूक्लियस से पास में होता है, तो जितने पास में होगा उतना ये शिल्डिंग करेगा। और डी, और एक और रीजन है कि एस का जो शेप होता है कैसा होता है? स्फेरिकल होता है ना। बट डी और एफ का शिल्डिंग वीक होती है, क्यों? क्योंकि इनका शेप कैसा होता है? डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज शेप होने के चलते अट्रैक्शन जो है ये पुअर शिल्डिंग में आते हैं। इन दोनों का जो शिल्डिंग होता है पुअर होता है, इसी के चलते आगे देखोगे लेंथेनाइक कंट्रैक्शन होने लगेगा, है ना। ठीक है, साइज डिक्रीज होगा, लेंथेनाइक कंट्रैक्शन इसी के चलते होता है। ये दोनों क्या होते हैं? पुअर, पुअर शिल्डिंग होते हैं, पुअर शिल्डिंग। ध्यान रखना, डी और एफ का पुअर शिल्डिंग के चलते अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा ना न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि शिल्डिंग कैसा कर रहा है? कम कम करता है ना डी और एफ। डी और एफ सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनकी शिल्डिंग कम होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज शेप। शेप जो होता है डिफ्यूज होता है, इधर उधर बड़ा शेप होता है ना। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, है ना। डिफ्यूज शेप के चलते इनका जो अट्रैक्शन है बढ़ जाता है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, है ना। शिल्डिंग, पुअर शिल्डिंग होगा तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग होगा तो रिपल्सन बढ़ जाएगा, है ना। ठीक है, ओके गाइस, आगे चले हम, है ना। अब देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो होता है कि कितना नेट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन के में, कितना पॉजिटिव चार्ज, है ना। ओके, ठीक है। तो अगर आप देखो, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना अट्रैक्शन हो रहा है ना। जेड, जेड इफेक्टिव होता क्या है? देखो, जेड इफेक्टिव इज द नेट पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन इन एटम। कितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही हमारी साइज क्या हो जाएगी, बोलो? बढ़ जाएगी या घट जाएगी? बोलो। जेड इफेक्टिव बढ़ने से क्या होता है? साइज बढ़ता है या घटता है? घटता है, सर घटेगा क्योंकि उससे अट्रैक्शन बढ़ेगा। ज्यादा। हम्म, यस सर। घटेगा क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मान लो कि पहले जो है एटम इतना था, अट्रैक्शन के चलते थोड़ा सा घट गया तो साइज घटेगा ना। तो जेड इफेक्टिव बढ़ने से, जेड इफेक्टिव है क्या? नेट पॉजिटिव चार्ज। कितना नेट पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग, देखो। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन बिटवीन, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितना अट्रैक्शन हो रहा है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा साइज हमारा उतना क्या होता चला जाएगा? डिक्रीज होगा, है ना। ओके, है ना। अब चलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता क्या है मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। यहाँ पे जो बॉन्डिंग होता है ना, ये अट्रैक्शन फोर्स होता है किसके किसके बीच में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में। किसके किसके बीच में मेटालिक बॉन्डिंग होता है? मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फिक्स होते हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते रहते हैं, डीलोकलाइज होता रहता है इलेक्ट्रॉन। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, उतनी इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जितने ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतना ही कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स का मतलब, कोहेसिव फोर्स का मतलब ये हुआ जो फोर्स बिटवीन अट्रैक्टिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स यहाँ पे क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स बोला जाता है ना। तो अट्रैक्टिव फोर्स सेम मॉलिक्यूल में बढ़ जाता है। ठीक है, तो जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होता है। ठीक है, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होता है। तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होने के चलते हमारी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाती है ना। तो वहां पे क्या लिखोगे? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की रीजन क्या है? ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, है ना। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, क्यों?
क्योंकि यहाँ पे जितने ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन का उतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है मेटालिक। मेटालिक बॉन्ड बॉन्ड जो होगा स्ट्रॉन्ग होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है ना। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? तो यही लिखा हुआ है, आपको देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मेटालिक बॉन्ड आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन। पॉजिटिव चार्ज जो मेटल का होगा और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसी को हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग, है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भी कटायन आर पैक्ट, है ना, पैक्ट टुगेदर, ठीक है, फिक्स होते हैं, मूवमेंट नहीं होता है कटायन का। एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन का पूरा मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है शेयर करेगी, शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड मूविंग फ्रीली थ्रू इट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता रहेगा, है ना। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग, है ना। जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वही क्या कैसा बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे, कोहेसिव फोर्स। तो आप लोग को डाउट आ रहा होगा सर ये कोहेसिव फोर्स क्या होता है। कोहेसिव फोर्स उसे बोलते हैं जहाँ पे अट्रैक्शन जो हो सेम ही मॉलिक्यूल में हो, सेम हो। कोहेसिव फोर्स का मतलब यहाँ पे हुआ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे कैसा बिहेव करते हैं, कोहेसिव फोर्स की तरह। मीन्स जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतना ज्यादा कोहेसिव फोर्स बढ़ेगा, उतना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी। ध्यान रखना, है ना। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है ना? आगे चले हम लोग, है ना। फोर्स जो कि फिजिक्स में पढ़ते हैं अब। हम्म, कोहेसिव फोर्स क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल, सेम होने चाहिए। ठीक है, सेम होगा उसी को कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। और एक दूसरा होता है अधेसिव फोर्स। हाँ, अडेसिव, अडेसिव क्या होता है, डिफरेंट के बीच में, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसे बोलते हैं अडेसिव फोर्स। तो हम लोग को यहाँ पे कोहेसिव फोर्स ध्यान रखना है ना। ठीक है, Yes. ये समझाने के लिए कोई नहीं पूछने वाला है आपसे। ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग कोई भी नहीं पूछेगा, बस इसलिए मैंने लिख दिया क्योंकि जब मैं डायरेक्ट अगर ये लिखता नहीं बताता नहीं, जानते हो कहाँ डाउट होगा आपको। यहाँ पे जब जैसे ही मैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाता है यहाँ पे, है ना, तो आपको डाउट आना शुरू हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, फिर बोलते हैं सर कैसे हो रहा है ये, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है ना, बेसिक, ये सब चीजें बेसिक है ना। क्लियर हो गया सबको? मेटालिक बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करेगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन पे। अनपेयर ज्यादा होगा तो ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा, तो ज्यादा डीलोकलाइजेशन के चलते मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे कोहेसिव फोर्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, ओके, आगे चले हम लोग, है ना। दो Yes, तीन sir. डिफिनीशन मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, कोई सा भी एक ध्यान रखना आप लोग, है ना। ठीक है, ओके, आगे चले। देखो, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये यही जो है हेल्प करता है मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी ऑफ मेटल। क्यों? क्योंकि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, कैसा बिहेव कर रहा है, कोहेसिव फोर्स की तरह, है ना। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीन्स इलेक्ट्रॉन का क्राउड, है ना। इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम लोग बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ओके, तो नोट में ध्यान रखना, एज नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो हमारी मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ जाएगी। तो यही जब हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे अभी, तो वहां पे आप देखोगे कि उसकी स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का जो स्ट्रेंथ है बढ़ जाएगी जैसे ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपका बढ़ेगा, है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना सभी लोग, है ना। तो ठीक है, अच्छा टाइम भी हो गया, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे ना, तो आज तो केवल बेसिक बेसिक होगा ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, ओके। ठीक है गाइज, तो ओके, सो नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, साइज, मेल्टिंग पॉइंट। अब सारी चीजें मैंने बता दिया है ना, स्क्रीन इफेक्ट क्या होता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है, मेटालिक बॉन्डिंग क्या होता है, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन बता दूंगा, है ना। ये चीजें क्यों बताया मैंने, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता दिया डिटेल में, है ना। यही यूज होगा बार बार, हर हर प्रॉपर्टी में यही। कभी मैं बोलूंगा कि यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा है, कभी मैं बोलूंगा कि यहाँ पे ये हो रहा है मेटालिक बॉन्डिंग के चलते यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। आप समझ गए ना आप लोग? फिर तो नहीं बोल फिर तो नहीं पूछोगे ना सर ये साइज क्यों घट रहा है, साइज क्यों बढ़ रहा है ना। ठीक है ना। ये बेसिक थे जो हम अपन कंप्लीट कर लिए, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी का मैं वैसे नोट सेंड कर दूंगा, क्वेश्चन का जो था, क्वेश्चन वाली
वो मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले भी सेंड कर दूंगा, प्रॉपर्टी वाले भी, ठीक है। और जो भी मैं सेंड कर रहा हूँ सीरियसली अगर आप कर रहे हो तो नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है। ओके, है ना। ओके गाइस, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। सर मेटालिक बॉन्डिंग रिपीट करना। ओके, देखो देखो देखो, मेटालिक बॉन्डिंग क्या होता है, देखो सभी लोग फिर से सुन लो, ठीक है। देखो मेटालिक बॉन्डिंग क्या था, मेटालिक बॉन्डिंग जो है ये बॉन्ड किस टाइप का बॉन्डिंग होता है, अट्रैक्शन बॉन्ड होता है किसके किसके बीच में, पॉजिटिव चार्ज जो मेटल के होंगे तो फिक्स होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन जो होगा फ्री इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा उसके बीच में जो अट्रैक्शन होगा, और जो अट्रैक्शन हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग, है ना। मेटालिक बॉन्डिंग क्या है, एक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द मेटल, है ना। और यहाँ पे देखोगे ना कि कटायन जो होगा, पॉजिटिव चार्ज मीन्स कटायन, कटायन फिक्स होते हैं, है ना, कहीं पे फिक्स रहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन होगा फ्री इलेक्ट्रॉन वो मूव करता रहेगा, तो जितने ज्यादा मूव करेगा ना, ऐसा देखा गया है जितना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ना उसका कोहेसिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है, तो ज्यादा अट्रैक्शन के चलते हमारा जो बॉन्ड होगा मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, सेम मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा हो जाता है। तो अगर आपको कोई बोले कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है डी ब्लॉक में क्यों बढ़ता है, ड्यू टू द मेटालिक बॉन्डिंग, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ने के चलते मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बढ़ गया, और इसलिए हमारी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाती है। और यहाँ पे अगर आप देखो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है कोहेसिव फोर्स की तरह बिहेव करता है। कोहेसिव फोर्स का मतलब ये हुआ अट्रैक्शन फोर्स होगा दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में, है ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे मीन्स अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा कोहेसिव फोर्स होगा, मीन्स अट्रैक्शन फोर्स होगा। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, है ना। समझ गए आप लोग, ये चीजें अगर आ गई आपको तो आगे हम लोग आसानी से पढ़ते चले जाएंगे, है ना, है ना। समझ गए सभी लोग, है ना, जुबिया समझ गए, है ना। ओके, जुबिया क्लियर हो गया आपको। ओके ठीक है। ओके गाइस, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और जितने भी बेसिक है, बेसिक जो अपन आज कवर किए हैं सभी लोग अच्छे से चले जाना, और मैं शेयर कर दूंगा नोट्स, है ना। नोट्स तो नोट्स शेयर हो जाएगा, और सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड चीज है मैं क्वेश्चन भी शेयर कर दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी और फिजिकल प्रॉपर्टी का, दोनों का। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का भी आप देख लेना। सर स्लाइड दिखा दो, कौन सी वाली बोलो। मेरा एक्चुअली नेट खत्म हो गया था, इसकी वजह से मैंने मतलब क्लास पूरी नहीं हो पाई। सर रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी आपकी? रिकॉर्डिंग अब तो शेयर हो जाना चाहिए था, ठीक है, मैं पूछ के बताऊंगा, है ना, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, है ना। सर अगर कोई, स्लाइड। हाँ ये स्लाइड शेयर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सुमन। ओके सर। ओके, कोई भी डाउट हो पूछ लेना, है ना। ओके ओके गाइस, सो सर। बाय बाय, टेक केयर, Hi, sir. बाय गाइस।